ये क्या है पता है? ऑफ कोर्स ये सबको पता होगा कि ये एक बर्फ है या बर्फ का टुकड़ा है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो बर्फ है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर बर्फ है, पर इसके अंदर, इसके नीचे, इसके अंदर क्या दबा हुआ है वो किसी को नहीं पता। पर अगर आपको पता चल जाए इसके नीचे बहुत सारे रिसोर्सेस है, नेचुरल गैस है, ऑयल है, तो एक ह्यूमन क्या ही करेगा? ऑफ कोर्स इसको ढूंढने की कोशिश करेगा। और इसे कैसे ढूंढा जा सकता है? इसे तोड़कर। अभी मुझे साफ करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा था कि इंसान उस बर्फ को तोड़ेगा और उसके नीचे की जो रिसोर्सेस है वो लेने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो रिसोर्सेस से बहुत सारा पैसा मिल सकता है। और मैं जिस रीजन की बात कर रहा हूँ वो है आर्टिक ओशन। 2024 के बाद साइलेंटली दुनिया के वर्ल्ड पावर शिफ्ट हो रहा है। और ये नहीं कि ये मिडिल ईस्ट के वॉर में हो रहा है या कहीं और पे हो रहा है, बल्कि ये हो रहा है दुनिया के सबसे ठंडे रीजन में, मतलब आर्कटिक में, जहाँ पे पहले सिर्फ दूर दूर तक बर्फ था, अंधेरा था, आज वहीं पे न्यूक्लियर आइस ब्रेकर चल रहे हैं। और वहाँ पे एक ऐसा शिपिंग रूट ओपन हो रहा है जो पूरे ग्लोबल ट्रेड को बदल के रख सकता है। रशिया इस रीजन में अपना प्रेजेंस एग्रेसिवली बढ़ा रहा है, क्योंकि रशिया की जितनी भी कोस्ट लाइन है, बोलो कि 50% कोस्ट लाइन वो आर्टिक सी से जुड़ी हुई है। और यूएसए भी इसमें पीछे नहीं है। बाकी कंट्री जो आर्टिक रीजन में आती है वो भी इस रेस में घुस चुकी है, क्योंकि ये बस एक बर्फ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा रीजन है जहाँ पे ट्रिलियन डॉलर्स का रिसोर्सेस मिल सकते हैं इसके नीचे। पर लेकिन आर्टिक की कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती है, बल्कि वो बहुत कई 100 साल पुरानी है। जिस वक्त से जहाँ पे मैप के ऊपर जो दुनिया के मैप था, वहाँ पे आर्टिक का मतलब आर्टिक की जो जगह है वो पूरी ब्लैंक दिखाई जाती थी। तब ये आर्टिक ओशन बस कहानियों में ही मिलता था। ये कहा जाता है कि आर्टिक को डिस्कवर किया गया, पर ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि आर्टिक को किसी ने भी डिस्कवर नहीं किया, क्योंकि उस रीजन में लोग पहले से ही रहते आ रहे हैं, जिन्हें कहा जाता है इनुट ट्राइब, जो कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड ऐसे रीजन्स में रहते आ रहे हैं। और ये लोग कई हजारों सालों से उस रीजन में, उस एक्सट्रीम वेदर में सर्वाइव कर रहे हैं। उनके लिए आर्टिक कोई एक मिस्ट्री नहीं था, पर बाकी दुनिया के लोगों के लिए वो एक मिस्ट्री था, वो एक पजल था जिसको सॉल्व करने के लिए ह्यूमन रेस अब एक रेस करने वाली थी। और यही से स्टार्ट हुई आर्टिक के सेंटर तक पहुंचने की रेस। 16वीं सेंचुरी में यूरोप ट्रेड रूट के लिए बहुत अपसेस था। उसे एशिया तक पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट चाहिए था, और उन्हें लगा कि ये जो आर्टिक का कहा जाता है, अगर वहां से अगर हमें शॉर्टकट मिले एशिया का तो बहुत इजी होगा ट्रेड करने के लिए। और वहीं पे एंटर करते मार्टिन फ्रॉबिशर 1576 में वो आर्टिक के लिए निकल गए। पर लोग आर्टिक के वेदर के लिए तैयारी नहीं थे। उनको बहुत सारे स्टॉर्म्स का सामना करना पड़ा, उनका खाना खत्म हो गया, उनकी शिप आइस में फंस गई, और वो लोग कभी वापस लौटे नहीं। और इसके पास आया हेनरी हुडसन, एक और ड्रीम, एक और अटेम्प्ट, नया ट्रेड रूट ढूंढने का, वही चूल। पर लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आर्टिक बस एक ठंडा रीजन नहीं था, वो एक साइलेंट किलर था। वहाँ पे जो आइस शीट्स थी, मतलब बर्फ थी, वो शिप्स को फंसा देती थी। और कभी कभी तो इतने आइस क्यूब्स आते थे, वो शिप से अगर टकरा जाते थे तो शिप पूरी टूट जाती थी। और अगर बर्फ में शिप फंस गई तो वहाँ पे महीनों तक वहाँ से निकाला नहीं जा सकता था। और वहाँ पे सबसे बड़ा एनिमी था होपलेसनेस। वहाँ पे कोई होप ही नहीं है। अगर तुम फंस जाते हो तो दूर दूर तक ना इंसान है ना ही उजाला। और आखिर में होपलेसनेस की वजह से हेनरी के जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने उसके खिलाफ रिबेलियन कर दिया और हेनरी को बीच आर्टिक में छोड़ दिया। हेनरी कभी वापस पहुंच ही नहीं पाए। पर समय के साथ आर्टिक का ऑब्सेशन लोगों के लिए कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ा। और इसी वक्त आया 1845, आर्टिक की हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर। जॉन फ्रैंकलिन अपने 130 लोगों का क्रू लेके वो आर्टिक में निकल पड़े। वो फुल्ली प्रिपेयर्ड थे और कॉन्फिडेंस के साथ वो आर्टिक में एंटर करे। और उनके साथ वही हुआ जो पहले से होता आ रहा था, उनका शिप आइस में फंस गया। और वो शिप महीनों तक नहीं फंसी, बल्कि सालों तक फंसी। और धीरे धीरे उनका खाना भी खत्म हो रहा था। टेम्परेचर -40 के नीचे जा चुका था। और धीरे धीरे देखते ही देखते पूरी टीम खत्म हो गई और जॉन फ्रैंकलिन वापस कभी भी नहीं आए। आर्टिक सिर्फ आप एक जगह नहीं था, वो एक लेजेंड बन चुका था। ऐसा लेजेंड कि वहाँ पे कोई भी जाएगा तो वापस कभी लौटेगा नहीं। पर लोगों ने वहाँ पे जाना कभी रुका ही नहीं। 90s में नॉर्थ पोल की रेस अपने पीक पे थी और वहीं पे दो नाम सामने हैं, फ्रेडरिक कुक और रॉबर्ट पेरी। दोनों ने क्लेम किया कि वो नॉर्थ पोल तक पहुंच चुके हैं और उनके पास ना कोई प्रूफ था ना ही कोई विटनेस। उनके पास थी बस उनकी कहानियां। उनकी कहानी और रिपोर्ट की अगर हम मानी जाए तो वो दोनों भी नॉर्थ पोल तक नहीं पहुंचे। मतलब वो आर्टिक में तो पहुंचे पर नॉर्थ पोल के पास तो नहीं पहुंचे। पर एक तरह से इन दोनों ने ये रेस जीत ली थी, क्योंकि आर्टिक में जाना और वहाँ पे सर्वाइव करना वही सबसे बड़ी जीत थी। और अगर आपको बिना शिप के ट्रैवल करना है तो आपको स्लेड डॉग्स को यूज करना पड़ता था। और वहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता था कि उनका भी खाना और आपका भी खाना, कभी कभी एक्सप्लोरर को ये भी करना पड़ता था, स्लेड डॉग्स है उनके सर्वाइव के लिए उनको मार के खाना भी पड़ता था। और इसके बाद सबसे बड़ा गेम चेंज हुआ ह्यूमन हिस्ट्री में, जब इंसानों के हाथ में टेक्नोलॉजी आई। 1926 में रोनाल्ड एम्बुंडसन ने एयरक्राफ्ट से नॉर्थ पोल क्रॉस किया और 1985 में यूएसए नेटुला ने
आर्कटिक के नीचे से पूरा बर्फ के अंदर से पूरे नीचे सी बेड से ट्रैवल किया नॉर्थ पोल तक। जो जगह ह्यूमन हिस्ट्री के लिए कभी अनरीचेबल थी, वो आप चारों तरफ से ह्यूमन रीच कर रहे थे। अब आर्कटिक तक कैसे पहुंचना, ये सवाल तो खत्म हो गया, पर अब सवाल ये आ रहा था कि आर्कटिक में है क्या। रिपोर्ट के हिसाब से आर्कटिक रीजन में दुनिया का 30% अनडिस्कवर ऑयल हो सकता है, 30% नेचुरल गैस हो सकता है, मतलब फ्यूचर का एक पावर हाउस। और ये बस इतना ही नहीं, जैसे जैसे आर्कटिक का बर्फ मेल्ट होगा वैसे वैसे नए सी रोड बनेंगे। अगर आपने रिसेंट वॉर देखा होगा यूएस ईरान का, वहाँ पे एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है, जो ट्रेड रूट को कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। यूरोप को सूज करने से ट्रैवल करना पड़ता है, अगर आर्कटिक से कोई नया सी रूट तैयार होता है तो उनका ट्रैवल 30 से 40% कम कर सकता है। तो आप समझे क्यों पूरे देश इस आर्कटिक रीजन के पीछे पड़े हैं। आज आर्कटिक के कंट्रोल के लिए 5 मेजर प्लेयर्स है, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, नॉर्वे और डेनमार्क। सबका गोल एक ही है, आर्कटिक रीजन का कंट्रोल। और इस सब में सबसे एग्रेसिव प्लेयर है, जैसे मैंने कहा, रशिया। रशिया अपना मिलिट्री बेसिस हर एक आइलैंड पे जो जहाँ पे बनाया जा सकता है आर्कटिक रीजन में, वहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बना रहा है, वहाँ पे अपना एक प्रेजेंस तैयार कर रहा है। और इवन रशिया ने नॉर्थ पोल पे अपना फ्लैग भी लगा दिया है। और दूसरी तरफ यूएसए अपनी नेवी और रिसर्च प्रेजेंस धीरे धीरे इस रीजन में बढ़ा रहा है, और इसीलिए यूएसए ग्रीनलैंड को कंट्रोल करना चाहता है। पर आर्कटिक की कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, और यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट है, और वो है क्लाइमेट चेंज। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आर्कटिक का बर्फ मेल्ट हो रहा है। पर ये एक अपॉर्चुनिटी उन देशों के लिए, पर ये धोखा है दुनिया के लिए। पर हमें पता नहीं कि ये बर्फ अगर मेल्ट होगा तो उसके नीचे क्या मिलेगा। रिसोर्सेज भी मिल सकते हैं, और उसके साथ साथ नए डिसीजेस भी रिलीज हो गए। वैसे भी आर्कटिक रीजन हमारे दुनिया का एयर कंडीशनर है, अगर ये सिस्टम डिस्टर्ब होती है तो दुनिया में हीट और बढ़ेगी। और आर्कटिक की बर्फ ऐसे मेल्ट होती रही तो हमारी जो कोस्टल सिटीज है वो पानी में डूब जाएंगी। मतलब आर्कटिक बस एक रीजन नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया का क्लाइमेट कंट्रोलर है। पर बात ये है कि वहाँ पे आइस मेल्ट भी होगी तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे।